हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं, यस फ्रेंड्स, वो है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स टू पीएम नरेंद्र मोदी। सो बहुत ही कमाल की बात है। तो वीडियो देखते और पता करते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो की तो उसके साथ आप रिक्वेस्ट के साथ लिंक जरूर भेजना। और रिक्वेस्ट करने से पहले प्लीज चैनल पर चेक कर लेना कहीं हमने उसका रिएक्शन पहले ही तो नहीं कर लिया। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सर, ये जो पूरी चाइनीज आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अभी नाम जैसे कि श्योक, गलवान, गलवान रिज, गलवान रिवर, दौलत बेग ओल्डी, ये सब बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। और अभी ऐसा मालूम चल रहा है कि चीन हल्का सा पीछे हटा है, फिर कभी आगे आ जाता है। और अभी आम नागरिक जो भारत का है उसके मन में बात है कि शायद ये खतरा टल गया है। सर, ये बात सच है कि फिलहाल के लिए शायद ये खतरा टल गया है। मैं शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये खतरा टला नहीं है सर, और ये टलेगा भी नहीं। जो चीन है ये हमारे लिए खतरा बनता रहेगा। अगर हमें एज अ नेशन, एक पूरे मुल्क के तौर पे अगर हमें कोई भी गलत फहमी है कि हमारा $100 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ और ये 500 बिलियन होकर चीन रुक जाएगा, चीन नहीं रुकेगा, वो ट्रेड भी करेगा और झगड़ा भी करेगा। क्यों? क्योंकि चीन के दिमाग में एक बात है सर कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस है, दुनिया हमारे बिना नहीं रह सकती। चीन का विश्वास है, चीन का भरोसा है, और ये भरोसा ज्यादा गलत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन ज्यादातर ये भरोसा चीन का सही है। अब चीन को कैसे काउंटर करना है, मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं सर। आपको वैसे मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली चीज, हमें देखना पड़ता है कि क्या इसका मिलिट्री सोल्यूशन है कि नहीं। चीन अरुणाचल में आ जाए, चीन डोकलाम में आ जाए, या फिर चीन लद्दाख में धक्के मारे तो इंडियन आर्मी तो रोक ही लेगी सर, और इंडियन आर्मी सक्षम है, इंडियन आर्मी रोक लेगी। लेकिन इसके और तरीके हैं जिससे खून खराबा ना हो पर चीन की चीख निकल जाए। तो चीन की चीख कैसे निकलेगी सर, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर हम लोग ये जो मैं बता रहा हूं, ये बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, अगर इनको फॉलो करें तो चीन की चीख आप देखेंगे 6 महीने के अंदर चीन मिमियाता हुआ आसपास नई दिल्ली के घूमेगा। सर, पहली चीज हमें यह देखना है कि चीन की नस कहां पे है। हम चीन की नस नहीं दबा रहे, चीन हमारी नस जरूर दबाता है सर, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मौलाना मसूद अजहर की बात हो तो चीन यूनाइटेड नेशन में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के हक की बात हो, चीन यूनाइटेड नेशन में खड़ा हो जाता है। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की बात हो, आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि चीन क्या कर रहा है। भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप हो, बाकी सब अग्री कर गए 4 मेंबर। अमेरिका अग्रीड है सर, ब्रिटेन अग्रीड है, रशिया इज ओके, फ्रांस इज ओके, रोड़ा कौन डाल रहा है बीच में? चाइना। आप जहां जहां डिप्लोमेटिक कदम उठाएंगे दुनिया में, किसी भी प्रकार का कदम उठाएंगे, आपको सामने चीन खड़ा मिलेगा। जब तक आप चीन के घुटने नहीं तोड़ेंगे तब तक चीन ऐसे ही खतरे की तरह मंडराता रहेगा। सर, एक आम कहावत है कि अगर आपसे कोई बड़ा पहलवान है और उसने आपको घेर लिया है, अगर आपने ये इंतजार करा कि पहलवान पहला वार करेगा तो फिर शिकस्त या हार आपकी होगी। लेकिन अगर पहला वार आपने करा तो फिर आपका चांस है जीतने का, और हम लोग जीत सकते हैं। जीत में हमें क्या करना चाहिए? 50s में दलाई लामा आए थे तिब्बत से, हमने उनको एक्सेप्ट करा, आदर सत्कार दिया, और डलहौजी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी में एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल फंक्शन करने के लिए दे दी। सर, आज का ये आलम है कि डलहौजी बहुत कम लोग जानते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, चले गए लोग तो चले गए।
हमें एम्बेसी इन एग्जाइल ऑलरेडी है इंडिया में, हमें उस एम्बेसी इन एग्जाइल को नई दिल्ली शिफ्ट करना है। चाणक्यपुरी, मालचा मार्ग, ये वाला जो एरिया सर एम्बेसीज वाला, सर यहाँ पे एक टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का एक ऑफिस बना के दें, आलीशान ऑफिस, और दलाई लामा जो हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो दिल्ली शिफ्ट करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, उनको एक बहुत बड़ा बंगला, हजारों बंगले हैं बड़े बड़े सरकारी बिल्डिंग में सर, एक बंगला आलीशान सा दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को भी दिया जाए, कोई यहां पे आके वो सेटल हो जाए। दलाई लामा एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, हम ये नहीं कह रहे कि हम दलाई लामा का इस्तेमाल करें, हम ये कह रहे हैं कि टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट को आपको जोर देना पड़ेगा, और वो आप जोर देंगे जो टिबेटन रेफ्यूजीज हैं इंडिया के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर? आपको क्या लगता है सर कि कश्मीर कैसे हो रहा है? पाकिस्तान में इतनी औकात है कि बिना शय के इतना जो उत्पाद मचा रखा है उसने कश्मीर में, वो बिना किसी की शय के कर रहा है। उसकी शय है, चाइना की है शय, सब जानते हैं। चाइना खुद मुलविस नहीं है, चाइना खुद इन्वॉल्व नहीं है कश्मीर में, लेकिन चाइना पाकिस्तान को शेल्टर दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का हाथ है, उसका आशीर्वाद है, इसलिए पाकिस्तान ये मुस्तहक कर रहा है और काफी टाइम से है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हांगकांग में जो हो रहा है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। कुछ ही समय के बाद ये कोरोना वायरस का पूरा कहर खत्म हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा और दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। कुछ चेंजेस होंगे लेकिन लगभग वैसे ही चलेगी। सर हमें सबसे बड़ी बात क्या देखनी है? हमें यह बात देखनी है कि हांगकांग के बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमें यह करना चाहिए कि जो हांगकांग के वासी हैं उनको दिल्ली बुलाना चाहिए, बड़े बड़े होटल्स में उनकी कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए कि जहां पे अपनी बात बोलें, और यूट्यूब में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में उनकी कहानियां डालनी चाहिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं सर, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज, जिसको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जो कहते हैं, सारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जो अमेरिका में है, टॉप यूनिवर्सिटीज, और शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शामिल हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, यू नेम इट, सब में, वहां पे और यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके में हैं, जैसे आपके किंग्स कॉलेज लंदन है, बड़ा मशहूर है, आपका ऑक्सफोर्ड है, बड़ा मशहूर है यूके में, उनमें जाके ये जो हांगकांग के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, इन सबको इन यूनिवर्सिटीज में ले जाया जाए और सबके सामने इनको पेश करा जाए, सबके सामने इनको रखा जाए कि अपने मन की बात ये सब लोगों से कहें। हांगकांग में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और हिंदुस्तान ने कभी इस क्राइसिस को ना सपोर्ट करा ना समझने की कोशिश करी। ये हमारे लिए बहुत घातक है। तीसरी चीज ताइवान की सर, ताइवान एक खड़ा है मुल्क बहादुरी से, जो कि वन चाइना पॉलिसी को डिफीट करने के लिए सक्षम है। चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत जरूरी है, फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक रिलेशन। चाइना क्या कर लेगा सर? क्या कर लेगा चाइना? और आपको क्या उम्मीद है कि चाइना क्या कर पाएगा हमारा? हम भी कोई कमजोर देश नहीं सर, 130 करोड़ लोग हैं, चीन की तरह हमसे 20 करोड़ ज्यादा, और क्या? उत्तर प्रदेश और जोड़ दीजिए, भारत में चाइना बन गया। इससे ज्यादा चीन का कुछ औकात नहीं है, ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। और इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर दो अलग चीजें, हम लोग कंफ्यूज ना करें। ताइवान को हमें इंकरेज करना चाहिए, ताइवानीज को, कि आप इंडिया में आइए टूरिज्म के लिए, उनकी कंपनीज यहां पे सेटअप हो, और इंडियंस को इंकरेज करना चाहिए कि हम लोग ताइवान जाएं। मैं यहां पे खुद सोच रहा हूं कि अगली बार अगर मैं विदेश गया तो मैं जरूर एक बार ताइवान जाऊंगा। एक स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है, ताइवान को हम लोग सपोर्ट करें सर हर चीज में। वियतनाम कब से मांग रहा है सर हमसे ब्रह्मोस मिसाइल, क्या करा हमने उसके बारे में? हमें अपने नेबर्स को आर्म करना पड़ेगा, क्योंकि चीन लातों का भूत है सर, ये बातों से नहीं मानेगा। आज गलवान से चला गया, ये कल अरुणाचल में आएगा, ये कहीं और आंख दिखाएगा सर, ये लाहौल स्पीति में आंख दिखाएगा। 3,500 किलोमीटर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ सर, ये कहीं ना कहीं पे हमें पिन-प्रिक करता रहेगा चाइना, हमारी जमीन छीनता रहेगा। 1962 में 30,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन चाइना हमसे छीन चुका है, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं। और अगर हमें लगता है कि 1962 में जो हुआ दोबारा नहीं हो सकता, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। आज तो इंडियन आर्मी रोक रही है, लेकिन इंडियन आर्मी वहां पे रुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि चीन बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा सर। तो आप वियतनाम जैसे देश जो चीन के खिलाफ खड़े हैं, उनको आप सप्लाई करिए, उनको तेजस एयरक्राफ्ट दीजिए सर, उनको ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए, उनको अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, उनके पास सब होने चाहिए। ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ इंडियन मिसाइल पावर शुड बी विद कंट्रीज लाइक वियतनाम। दीजिए उनको सर,
आपका तेजस टैंक है सर, आपका अर्जुन है, उनको जो चाहिए सर हम बनाएंगे, उनको देंगे। अगर खुद इसका कुछ कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़े, वियतनाम ये बोले कि साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको डेफर्ड पेमेंट में दीजिए, ये करना पड़ेगा। उसके अलावा सर हमें जो शिनजियांग में वीगर मुस्लिम हैं, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, अमेरिका ने आवाज उठाई है, हिंदुस्तान को भी बुलंद आवाज उठानी चाहिए। तो सर अमेरिका ने तो अपना रोल प्ले कर लिया, उन्होंने कांग्रेस में अपना बिल भी पास करवा दिया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्राइसिस, और करना पड़ेगा सर हमें। हमें वीगर्स की बात करनी पड़ेगी, कई वीगर्स हैं जो अमेरिका में हैं, हमें उनको लाना पड़ेगा, उनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ग्लोबल स्टेज में। यूनिवर्सिटीज वो जगह है सर, टेलीविजन स्टूडियोज, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखना। एक हमारा एक सेल होना चाहिए जो सर सिर्फ वीगर्स की बात करे, एक दूसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ ताइवान की बात करे, तीसरा सेल हो जिसका काम हो सिर्फ हांगकांग की बात करे। इसमें हमारे एकेडमिशियंस होने चाहिए सर, हमारे और वीगर्स के, हमारे हांगकांग वाले, हमारे और ताइवान वाले, एक मिक्स एंड मैच हो। वो दिल्ली में बेस हो सकता है, कहीं और बाहर बेस हो सकता है सर। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस करने, और जो मिलिट्री ऑप्शन की बात कर रहे हैं सर, मिलिट्री ऑप्शन तो हर समय है ही, आप आदेश देंगे तो हिंदुस्तानी फौज खदेड़ देगी, लेकिन भारतीय सेना के खदेड़ने से इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं बनेगा। परमानेंट सोल्यूशन वही है जो मैं आपको बोल रहा हूं सर, फौज लड़ने के लिए तैयार है, आप हुक्म दें, संगीन लेके चढ़ दौड़ेंगे, इनकी छातियों पर पैर रख के इनकी आंख के अंदर जाएगा संगीन, लेकिन हमें समझना है कि हमें करना क्या है। जहां तक इंडियन आर्मी है सर, मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस, ये ज्यादा बेहतर पोजीशन में है और बहुत ज्यादा हमसे एक्सपीरियंस्ड है, हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, ये मास्टर्स हैं, ये ज्यादा एडवाइस करेंगे। लेकिन सर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कुछ रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के, उन रेजिमेंट्स को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को, तो यहां पे आप देखेंगे कि बहुत फायदा होगा मिलिटरीली। सर लद्दाख स्काउट्स नंबर 1, लद्दाख स्काउट्स को हमें क्या करना चाहिए सर? लद्दाख स्काउट की आई थिंक 5, 6 या 7 यूनिट्स हैं। लद्दाख स्काउट को एक्सपैंड करके आपको 20 या 21 इन्फेंट्री यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, जैसे कि लगभग हर एक रेजिमेंट की होती हैं। मेरी खुद की रेजिमेंट की 20-21 यूनिट्स है सर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। लद्दाख स्काउट्स को एक फुल फ्लेजेड रेजिमेंट आप बनाइए, अभी भी है, लेकिन अभी वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ अटैच्ड है सर। When I say attached, मैं वर्ड अटैच्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े लूजली कर रहा हूं। दे आर द सेम रेजिमेंट्स, उनके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है जनरल वाई के जोशी, नादनानी कमांडर है इस वक्त, उधमपुर में बैठते हैं। लद्दाख स्काउट्स को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। मेरी खुद की रेजिमेंट में कुमाऊं स्काउट्स है, कुमाऊं स्काउट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा सर। अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, गढ़वाल, ये जितनी भी स्काउट बटालियंस हैं, इनमें लोग कहां से आते हैं सर? जो जवान है इनके कहा, ये लोकल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं लद्दाख स्काउट में सारे के सारे लद्दाखी हैं, वो पैदा ही 14-15 हजार फुट पे हुए हैं। उनकी मां ने जब उनको जन्म दिया तो ऐसी जगह उन्होंने पहली बार आंखें खोली, ऐसी जगह सांस ली जहां पे आप और मैं जाएंगे तो 3 दिन तो हम बीमार रहेंगे, उसके बाद हम रिकवर करेंगे, तब भी हम सिर्फ 30, 40, 50% पे काम कर सकते हैं, 100% पे काम नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन वो लोग पैदा वहां पे हुए हैं। कुमाऊं स्काउट के जितने भी लोग हैं सर, कुमाऊं स्काउट धारचूला एक जगह है, धारचूला में कुमाऊं स्काउट है, 1 यूनिट है सर हमारी। कुमाऊं स्काउट की 15-20 यूनिट्स होनी चाहिए। गढ़वाल स्काउट, ये सब एरियाज है सर चाइना के आसपास। यहां के जो लोग हैं ये सक्षम हैं और इन्होंने प्रूव कर दिया। कुमाऊं स्काउट बहुत तगड़ी पलटन है सर, वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट। गढ़वाल स्काउट को देखिए आप, ये सब बड़े सॉलिड लोग हैं। सिक्किम स्काउट्स, इनको हमें डेवलप करना। एक और हमारी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज है, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है सर, उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। उसको एस्टैब्लिशमेंट 2 भी कहते हैं, उसको विकास भी बोलते हैं सर, बट ऑफिशियल नेम इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एसएफएफ में तिब्बती जो दलाई लामा के साथ आए थे, दलाई लामा के साथ जो तिब्बती आए थे ओरिजिनली, अभी हिंदुस्तान में हर जगह बढ़ गए हैं, सिर्फ धर्मशाला में नहीं है। कोई बैंगलोर में भी रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, और ये हैं टिबेटन्स। इनको फॉर्मली एक स्ट्रक्चर के अंदर लाने की जरूरत है। ऑफिसर सारे के सारे इंडियन आर्मी के हैं, बट बेटर वेपन्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर ट्रेनिंग, और ये स्पेशल फोर्सेस हैं, इसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा सर। ये जो लोग हैं
ये तिब्बती, कुमाऊनी, गढ़वाली, लद्दाखी, सिक्किमी, अरुणाचली, ये लोग हैं जिनको देख के चीनी आर्मी को सांप सूंघेगा सर। ये सच है, क्योंकि इंडियन आर्मी एक जैसी हर जगह, सबकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, सबकी बहादुरी, सबके पास सेम चीज है। लेकिन जो सन ऑफ द सॉइल का कॉन्सेप्ट है, जो जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और ये सन ऑफ द सॉइल के ही कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है सर। ये जितनी भी जो जिनका मैंने नाम लिया है स्काउट फर्टाइलिटी, सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे रेज हुई है। आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड देम सर। इनको एक्सपैंड करके और इनको वहां पे डिप्लॉय करके फिर आप देखिए सर क्या कमाल होता है। कमाल तो बिहार रेजिमेंट ने भी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी खुद की पलटन वहां पे है। अभी फोटोग्राफ आई थी, जनरल साहब वहां पे थे, अवार्ड कर रहे थे मेरी खुद की यूनिट को। मेरी खुद की यूनिट ने चीनियों के टांग तोड़े अभी 4, 5, 6 जून को जो एक्शन हुआ है वो मेरी पलटन थी 17 को। खूब तोड़ा चीनियों को अच्छी तरीके से। लेकिन सर इस सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट को हमें बढ़ावा देना है। आखिरी चीज मैं कह रहा हूं सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूं कि लोग सुन लें इसको ध्यान से। ये लिखते हैं लोग न्यूज़पेपर में, सन त्जू आर्ट ऑफ वॉर 13 चैप्टर है सर। मैंने भी उसके ऊपर फौज पर बुक रिव्यू लिखा था, सभी फौजियों ने पढ़ रखी किताब। तो लोगों ने अभी डिस्कवर करी किताब, तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल, द अल्टीमेट एम ऑफ फाइटिंग इज टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट जो sun tzu ने बोले थे। सर ऐसा है कि हम sun tzu की थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, वो चाइनीज के लिए अच्छी है, हमारे लिए चाणक्य अच्छा है। हमें अपने रूट्स में जाना होगा, हमें अपने पास्ट में जाना होगा। और जब हम अपने अतीत में जाएंगे, अपनी हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के जवाब वहां से मिलेंगे। हम लोग चाणक्य को डिस्कस क्यों नहीं करते सर? ये कौन है sun tzu जो हमारे दिमाग पे इतना हावी हो गया है? क्या है ये कौन है ये? चाणक्य ने अर्थशास्त्र तब लिखी थी जब sun tzu पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग अपने वेदों के बारे में बात नहीं करते जिसमें इतना ज्ञान है, क्योंकि अगर आप वेदों के बारे में बात करेंगे तो you're not cool, you're not cool, आप कूल नहीं है सर। तो फिर आप क्यों बात करेंगे? आपसे मेरा मतलब है हिंदुस्तानी हम सब। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, हिंदुस्तानी के बारे में कह रहा हूं। you're not cool, you have to quote जॉन स्टीनबैक। आप दोस्तोयेव्स्की कोट करेंगे, आप मैक्सिम गोर्की कोट करेंगे सर, आप sun tzu को कोट करेंगे। लेकिन जो आपके खुद के ऑथर्स हैं जिन्होंने ग्रंथ पे ग्रंथ लिख दिए, उनका नाम लेने में शर्म आएगी। और इसीलिए हमारा यह हाल हो रखा है। वी हैव फॉरगॉटन हिस्ट्री, वी हैव फॉरगॉटन आवर ओन हिस्ट्री। आई वुड नॉट से वी आर अशेम्ड, बट यस एज आई सेड, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं इसको डिस्क्राइब करने। इट्स नॉट सो कूल सर, क्या करना है। और आप जब वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं, तो फिर लोग ये संघी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी, तो लोग ऐसा सोचते हैं सर। लेकिन जरूरी है हम छत्रपति शिवाजी को क्लोजली स्टडी करें सर। छत्रपति शिवाजी की स्टडी इतनी नहीं हो रही है जितना हमें करना है और जितना हमें करना चाहिए, उनकी स्टडी नहीं हो रही सर। आपके अपने हीरोज हैं। छत्रपति शिवाजी की ऐसी कहानी है कि मुट्ठी भर लोगों को लेकर औरंगजेब को इतनी बुरी मात दी कि एंड में वो डिप्रेशन से मर गया, आदमी परेशान होकर मर गया। ये हमारे हीरोज हैं सर, इनके बारे में डिस्कशन हो, डिबेट हो, इनके बारे में इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है इसको स्टडी करा जाए। देयर इज वेल्थ ऑफ नॉलेज। ये हर समय ना वेस्ट लुकिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है। रोमेल नो डाउट सर वाज अ ग्रेट लीडर, कोई मना नहीं कर रहा कि रोमेल ग्रेट लीडर नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि गुडेरियन कोई कम था, क्लॉक्सविल्स कोई कम था, मॉन्टगोमरी कोई कम था, हम ये नहीं कह रहे। हम उनको सैल्यूट करते हैं सर, हम सलाम करते हैं इनको, दे वर ग्रेट लीडर्स। बट सर सो वाज छत्रपति शिवाजी सर। हम छत्रपति शिवाजी को कम ना समझें, तो अपनी हिस्ट्री में जाएं, इसके बारे में चाणक्य क्या कहता है, किस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करना है। जफरनामा है सर, गुरु गोविंद सिंह जी की किताब। मैं कई बार कह चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जफरनामा शुड बी कंपल्सरी रीडिंग। आपकी फॉरेन पॉलिसी का बेस होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की किताब। पर नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर। छत्रपति शिवाजी ने कुछ नहीं करा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुछ नहीं करा, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा है गोरे ने करा है, क्योंकि जब तक गोरा नहीं कहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी बात। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जो चीन हावी हो रखा है सर, वो चीन जो है वो यहां पे हावी नहीं हुआ, चीन यहां पे हावी हुआ है।
ये हमें समझने की बात है। हमारी सोच में चीन बड़ा है, और हमारी सोच में चीन इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा वो है नहीं। ये हुआ है चीन का सर, ये गुब्बारा है, सुई मारेंगे फुस हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था सर, मेरे कुछ पॉइंट्स थे। चीन इज्जत देता है ताकत को सर, चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। हम जितना फ्रंट फुट पे खेलेंगे गेम, चाइना उतनी इज्जत करेगा। आप जितना चीन के अंदर खौफ डालेंगे, उतना चीन इज्जत करेगा, उतना चीन अदब से झुक के बात करेगा। अगर हम लोग चीन से डिसेंटली बिहेव करेंगे, अगर हम वो 1996 और 2005 की ट्रीटीज चीन के सामने आगे करेंगे जैसे हमने करे, चीन फाड़ के फेंक देगा। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। भाई बहन होए ना प्रीत सर, हम अपना इतिहास ना भूलें, हम अपने वेद पुराण और ग्रंथ ना भूलें। लिखा है सर उसमें, विनय न माना जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। हम चीन के साथ दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो हम ना भूलें कि प्रभु श्री राम के बारे में क्या लिखा गया था, भाई बहन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जय हिंद। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत टाइम बाद कोई बहुत ही अच्छा वीडियो देखा है जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियरली उन्होंने बताए हैं और उन्होंने एड्रेस किया है मोदी जी को। मगर ये सब पॉइंट्स हैं जो जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, जो सीनियर लोग हैं उनको ऑलरेडी पता है, ये कॉमन पब्लिक नॉलेज है। जिसने भी जो भी ध्यान दे रहा है न्यूज़ के ऊपर और जो हो रहा है उसको ये सब चीज़ें साफ न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल है। पहला पॉइंट तो यही था कि दलाई लामा जी को जब जगह दी थी धर्मशाला में, तो वो तिब्बत से, अब तिब्बत पूरा चाइना के पास है तो डेफिनेटली तिब्बत को लाया जा सकता है नई दिल्ली में। दूसरी बात थी हांगकांग की, हांगकांग में भी बड़े प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने की। उसके बाद ताइवान की थी, जो छोटा सा आइलैंड है मगर वो खड़ा हुआ है बोल्डली, पूरी हिम्मत से खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ताइवान के साथ यूएसए भी है, जो यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल से ताइवान की एम्बेसी भी यूएसए में है, सो उनका रिलेशनशिप है। ताइवान बोल्डली खड़ा हुआ है, छोटा सा आइलैंड है मगर बोल्डली खड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं जो इन्होंने बोला नहीं था, साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए यही है कि वियतनाम का एग्जाम्पल दिया था। वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे देश हैं जो साउथ चाइना सी में है जो परेशान हैं। और उन्होंने अच्छा पॉइंट कहा था, वियतनाम का जो वेपन्स मांग रहा है तो डेफिनेटली अगर वो दें, फिलीपींस को हेल्प करें और डिफरेंट नेशंस को जो साउथ चाइना सी की बेल्ट में है उनको हेल्प करें तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो नेट रिजल्ट यही है, यही मेन चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना की प्रॉब्लम चल रही है, साउथ चाइना सी में, ताइवान में, हांगकांग में, तिब्बत में। और ये भी हमने पहले कहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अभी तक परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि चाइना की वजह से। दूसरा, सभी लोगों को पता है जब वॉर हुई थी 1960s में, उसमें जितनी लैंड चाइना ने ले ली उसको आप सचिन कहते हैं, तो वो चली गई। चाइना का डिस्प्यूट है इंडिया से अरुणाचल प्रदेश में, वो अपना क्लेम करते हैं कि हमारा पार्ट है। तो और इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है काफ़ी बड़ी है। और ये भी सही है कि ये चाइना अगर सोचता है कि मैन्युफैक्चरिंग का हब है, मैं उसको नहीं मानता, जबकि ये कह रहे थे कि शायद सही है, मैं कहता हूँ ये सही नहीं है। ये इंडिया, जहाँ तक हमें पता है, जब हम 25 साल पहले इंडिया में थे सब कुछ मेड इन इंडिया था, सब कुछ मेड इन इंडिया था, बाहर से कुछ नहीं नज़र आता था। तो इसका मतलब इंडिया में कैपेबिलिटी है, इंडिया वापस जा सकता है उसी मोड में कि सब कुछ इंडिया का। वो तो हम लोगों को डिपेंड करता है जो रहते हैं इंडिया में कि वो क्या खरीदना चाहेंगे, कहाँ की डिमांड बढ़ाएंगे। अगर लोकल चीज़ें खरीदेंगे, लोकल डिमांड बढ़ाएंगे तो सब मैन्युफैक्चरिंग वापस आ जाएगी। तो क्या इंडिया डिपेंड कर सकता है बिना चाइना के? ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो और दूसरा जो है, जैसे बोल रहे हैं कि आर्मी जो है स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली डिफेंड करेगी, वो भी अच्छी पॉइंट है, मगर कब तक? अगर आप देखें इकोनॉमिकली वो आपसे स्ट्रांगर है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली अगर वॉर होती है तो ज़्यादा समय तक सस्टेन कर सकते हैं वॉर, आप कम समय तक सस्टेन कर सकते हैं। मगर साइज का कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब उनका थोड़ा साइज ज़्यादा है, आपका थोड़ा साइज कम है, मगर वॉरफेयर में साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इजराइल को देखिए, छोटी सी कंट्री है और उसके जो नेबर उससे कितने बड़े हैं, मगर वो डर के बैठे हैं। राइट, छोटी सी कंट्री से
एक समय पे 3 कंट्रीज ने एक ही टाइम पे इसराइल पे अटैक किया था, इसराइल ने तीनों कंट्रीज को हरा दिया। सोचिए, छोटी सी कंट्री इसराइल, 3 कंट्रीज ने इकट्ठे अटैक किया, फिर भी कंट्रीज हार गई। छोटी सी कंट्री, और अभी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसराइल से डरती हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, उनके पास इतने सुपीरियर वेपन्स हैं और इतने सुपीरियर वॉरफेयर है। आपने सुना होगा क्राव मगा का, जिसके जो एक कराटे का स्टाइल है, स्ट्रीट फाइटिंग का, वो बहुत ही मशहूर है क्राव मगा। और उनके जो चीज़ें, तो ऑफ कोर्स इसराइल को देखिए, इतनी छोटी सी कंट्री को इतना कर सकती है, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली इसराइल में मैंडेटरी हर एक को आर्मी में की ट्रेनिंग मिलती है। सिमिलरली इंडिया को भी हो सकता है कि आप हर बच्चे को बोलें मैंडेटरी है जी, आपने ट्रेनिंग करनी है, आपको हथियार चलाना आना चाहिए, जिससे अगर कभी वॉर होती है तो हर बंदा सोल्जर है। आपका क्या कर लोगे? आप जहां भी एंटर करोगे हर बच्चा सोल्जर है, तो उससे फर्क पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये भी था कि आप ये बोल सकते हैं कि मैंडेटरी है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जब भी बच्चे कॉलेज से बाहर निकलते हैं 1-2 साल मैंडेटरी है, आपको सीखना है। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लगाया कि सन ऑफ द सॉइल, कि जो सारे उस रीजन के हैं, एसेंशली लद्दाख स्काउट्स बोल रहे हैं, सिक्किम, लद्दाख, कुमाऊं, गढ़वाल और लद्दाख। सो ये सारे जो उस बेल्ट के यूनिट्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। ऑफकोर्स उनकी धरती है, तो अगर आप, और तिब्बतियन का भी बोल रहे हैं, तो वो भी जो उन्होंने बोलते हैं स्पेशल फोर्सेस तिब्बत की हैं। तो बेसिकली उन सबको अगर आप डबल करते हैं, उनको मतलब उनकी यूनिट्स बड़ी करते हैं, ज़्यादा तादाद करते हैं, रिक्रूट करते हैं उन्हीं लोकल लोगों को, तो वो तो फाइट करेंगे, बोलेंगे हमारा एरिया है। वो सारे वो लोग हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ है, तो बोलेंगे ये तो हमारी धरती है, तुम अटैक करोगे तो हम तुम्हें 1 इंच नहीं देंगे हमारी धरती का। तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए उसके बारे में कि यूनिट्स को करना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकली बताया कि कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं। मगर नेट रिजल्ट ये है कि इन्होंने एक पॉइंट जो नहीं कहा, जो मुझे लगा, 1-2 पॉइंट नहीं कहते। एक तो साउथ चाइना सी का था, दूसरा पॉइंट ये था कि मेड इन इंडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया वाला, कि अगर आप सिंपल जो है चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे तो आपकी इकॉनमी ऊपर जाएगी, उनकी नीचे जाएगी। तो ये तो सबसे बड़ी पॉइंट थी कि सिंपल साधारण इंसान भी इतनी ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है, बोले कि मैं माल लेता है। अभी भी नज़र आ रहा है कि टिकटॉक के कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं इंडिया के। अभी एक न्यूज़ आई थी कि कोई यंगस्टर लड़की हैं, उनकी डेथ हो गई है टिकटॉक में। इंडियन स्टार थी, उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उनकी डेथ हो गई है। और बोल रहे थे कि यूएस की न्यूज़ थी और कह रहे थे कि इंडिया में बहुत पता नहीं 130 मिलियन इतने सब्सक्राइबर्स हैं टिकटॉक के। तो अभी भी चल रहा है वो। मुझे लग रहा था कि उसके बाद पूरा अभी तक इंडिया के बच्चे को जो है मतलब काम करना चाहिए अपना, कि हम अपनी इंडिया की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली अभी अच्छी बात है कि और एक इनकी बात बहुत अच्छी थी कि जब आपसे कोई बड़ा होता है तो आप उस वेट कभी नहीं करते कि उसकी वॉर की। आपको पहले वॉरफेयर में शुरू करना पड़ेगा, और इज़्ज़त आपको तभी मिलती है जब आप ये दिखाएं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। सिमिलर केस मैं इसराइल का लेता हूँ कि इसराइल छोटा सा है, पूरी रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि वो सबको हाई हेलो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पावरफुल हैं, वॉरफेयर में, वेपन्स में बहुत सॉलिड हैं, और एट अ टाइम अगर 3 कंट्री भी अटैक कर दिए तो भी हरा सकते हैं। और उनकी जो रॉ के इक्वल जैसे उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, वो जगह जगह उनका नाम है, राइट। सो अल्टीमेटली यही है कि अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी अच्छा किया, वो तो मैं कब से कह रहा हूँ कि जब तक कोई गोरा इंसान आपको नहीं कहता तब तो आपको लगता ही नहीं है कि आप ग्रेट हैं। वो तो हर जगह हो रहा है, उसको हटाना। जैसे कह रहे हैं कि चाणक्य को देखिए, और शिवाजी महाराज को देखिए, गुरु गोविंद सिंह को देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी अपनी हिस्ट्री में, उसके बारे में कोई सुनता नहीं है, वेदास को देखता नहीं है। मैं तो 24 घंटे भगवत गीता को कोट करता हूँ, आप भी परेशान हो गए होंगे, मगर मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ। भगवत गीता से बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप और ग्रंथ पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं तो डीपनेस नजर आएगी, भगवत गीता की डीपनेस, उसी से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तो ऑब्वियसली आप अपनी हिस्ट्री, और ये हमने कई बार कहा है कि हिस्ट्री को थोड़ा चेंज करके फोकस लाना पड़ेगा। हिस्ट्री में हम इतना पढ़ते थे कि ये वॉर हो रही है, वो वॉर हो रही है, ब्रिटिश की, अमेरिकन वॉर्स हो रही है, मगर हमने ध्यान से
शिवाजी महाराज के बारे में ज़्यादा चैप्टर डेडिकेटेड नहीं थे, झांसी वाली रानी के डेडिकेटेड थे, एक चैप्टर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अपनी जो हिस्ट्री है उसके हमें, अगर ये बात कर रहा हूँ 25 साल पहले जब मैं बच्चा था, 30 साल पहले से ज़्यादा जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8th ग्रेड में, तब मैंने को ज़्यादा देखा नहीं इंडियन कल्चर के बारे में। 1-2 चैप्टर होते थे, सारा बाहर का ही पढ़ते रहते थे। तो डेफिनेटली ये चेंज करना पड़ेगा। अपना ज़्यादा बताइए, अपना सिखाइए, चाणक्य के बारे में बताइए, उसके टेस्ट लीजिए, शिवाजी महाराज के बारे में टेस्ट लीजिए, और गुरु गोबिंद सिंह ने जो कहा था, और जैसे जो पंजाब के फाइटर्स हैं जिन्होंने सिख डायनेस्टी जो थी, सिख डायनेस्टी के ऊपर कितना कवरेज था, कुछ ज़्यादा नहीं था। सिख डायनेस्टी कितनी बड़ी थी, पूरा कश्मीर तक था, पूरा इतना था सिख डायनेस्टी की, उसकी कवरेज कहाँ थी। तो जो भी है, कहने की बात ये है कि इनके पॉइंट्स बहुत वैलिड है, बहुत अच्छे लगे। और मेरे ख्याल से मोदी जी के आसपास जितने भी जनरल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, उनके पास बहुत नॉलेज होगी, उनके पास बहुत स्ट्रैटेजी होगी। और इंडिया जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। आप किसी भी अमेरिका में देखिए तो इंडियन अमेरिकन्स ने अपना झंडा जो है ज़मीन पे गाड़ रखा है, सबको पता है उनकी पावर। तो यही है कि भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भारत इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। मगर ये सारे पॉइंट्स जो थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इनकी बातें अच्छी थी। और ये बात भी सही था कि आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी शक्ति से ही मानते हैं। और जिनको स्टडी करने, ज़्यादा स्टडी करिए। इसराइल को देखिए, इतना छोटा देश अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और जैसे पहले वीडियोस में कहा था, इसराइल हमेशा इंडिया का दोस्त क्यों है, क्योंकि जब जूस के ऊपर दुनिया भर में अट्रॉसिटीज़ हो रही थी, तो जूस जब इंडिया आए थे तो हमने वेलकम किया था, उनको कहा था आइए प्लीज़। सिमिलरली पारसीज के साथ भी हुआ था, जब जो वहाँ से मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे और वो ईरान छोड़ के आते थे इंडिया में आए थे, इंडिया में उनको शरण मिली थी। तो एग्जांपल्स हैं ये। इसीलिए जो है डेफिनेटली इसराइल इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि जो इज़्ज़त की थी जूस की, उनकी हेल्प की थी, उसके और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। तो डेफिनेटली और मेरे ख्याल से इसराइल ने कई बार कहा था कि हमारे पास इतने वेपन्स हैं, अगर कोई बात है हम इंडिया को दे देंगे वेपन्स। अगर तुम्हें शील्ड बनानी है, अपनी मिसाइल शील्ड की, कोई मिसाइल उड़ जाए तो उन्होंने कहा था इंडिया को भी हम दे देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो काफ़ी दोस्ती, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है कि आपके दोस्त इतने स्ट्रांग हैं, ज़रा सा देश इतना स्ट्रांग। तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देख के इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं। और आई होप कि, और मुझे ये गारंटेड है कि इंडिया के जो थिंक टैंक है वो बहुत पावरफुल है, उसने ऑलरेडी सोच रखा होगा क्या करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा। और स्पेशली मोदी जी के अंडर सब कुछ बढ़िया होगा। मैं रियली ये कहता हूँ कि जैसे मोदी जी, जब मिस्टर ट्रंप आए थे तब मोदी जी आप देख रहे थे उदास नजर आ रहे थे, वो उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब मोदी जी को बहुत कुछ पता चल गया है इसके बारे में। अब श्योर उन्होंने सारे प्रोसीजर्स इमीडिएटली तुरंत स्टार्ट कर दिए होंगे। इंटरनली आप देखेंगे बहुत चेंजेस आ रहे होंगे और आएंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने सब कुछ कवर कर दिया है और बहुत अच्छा बताया है। और जो कॉन्फिडेंस हमें है मोदी जी पर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे जो इंडियंस हैं इंडिया में बैठ के इस टाइप से सोच रहे हैं, और कोशिश उनकी हर वे से है कि हमें अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अंदर से बाहर से हर तरह से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।